नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे बजट की पेचीदगियों के बारे में, वो भी बेहद सरल भाषा में, ताकि आपको समझ आए कि बजट होता क्या है। इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई वित्त वर्ष 2024 में 5.4 थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9 हो गई, यानी महंगाई घटी। 2025-2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8 की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया है। वित्त वर्ष 2024-25 में रिटेल महंगाई 5.4 थी, जो अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में 4.9 हो गई, यानी महंगाई कम होती जा रही है। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की महंगाई बढ़ी। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में अच्छे रबी उत्पादन से खाने पीने की चीजों की कीमतें नियंत्रण में रह सकती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में चौथी तिमाही में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई है। ईपीएफओ में नेट पेरोल पिछले 6 साल में 2 गुना हुआ है, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात खुलकर सामने आई है। भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए, इसकी सलाह दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। बजट को समझने के लिए कुछ शब्दावली को भी आपको समझना होगा, जिससे पता चलता है कि हमारी सरकार ने कहां खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया। इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है, बचत कितनी करनी है, हमारी हालात कैसी रहेगी। पहली शब्दावली है बजट। जी हाँ, सन 1733 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने सरकार के जमा खर्च का हिसाब संसद में पेश किया। वॉलपॉल अपने दस्तावेज यानी छोटे लेदर बैग में लाए थे, जिसे फ्रेंच में बॉग कहा जाता है और अंग्रेजी में बजट कहा जाता है। इसके बाद से ही हिसाब किताब को बजट कहा जाने लगा। जैसे हम अपने बजट पर परिवार से चर्चा करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकारें विधानसभा में बजट पर चर्चा करती हैं। जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किया जाता है। बजट पेश करने का जिम्मा सरकार के पास होता है, यानी बजट सिर्फ सरकार पेश कर सकती है, विपक्ष नहीं। संविधान में बजट शब्द नहीं है, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। अनुच्छेद 112 में बजट की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। बजट में आने वाले वित्त वर्ष में टैक्स, कर्ज और बाकी जारियों से जमा के साथ खर्च का अनुमान होता है। नई योजनाओं का भी इसमें ऐलान किया जाता है। बजट में लोकसभा से बजट पास होने के बाद ही सरकार को खर्च और टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है। राज्य सरकार इसमें सिर्फ सलाह दे सकती है, राज्यसभा इसमें सिर्फ सलाह दे सकती है। कंसोलिडेटेड फंड आमतौर पर हम अपने घरों की सारी जमा बैंक में रखते हैं। ऐसे ही सरकार को अपनी जमा एक कोष या फंड में रखना होता है। इसे भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में इसके बारे में बताया गया है। संचित निधि में जनता का पैसा होता है, इसीलिए इसमें से एक भी पैसा निकालने के लिए लोकसभा की अनुमति लेनी आवश्यक होती है, क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। लोकसभा की मंजूरी के लिए सरकार को मनी बिल पेश करना होता है। बिल पारित होने पर सरकार संचित निधि से पैसा निकाल पाती है। मनी बिल
राज्यसभा से पारित होता है, लेकिन उसकी भूमिका केवल सलाहकारी होती है। उसकी सलाह मानना न मानना लोकसभा की मर्जी पर है। भारत की संचित नीति में कुछ खर्च संविधान ने भी तय कर रखे हैं, जिन्हें सरकार कम नहीं कर सकती, जैसे राष्ट्रपति और जजों की सैलरी आदि। बात जीडीपी की करें तो बतौर इंसान हम दो चीजों का उत्पादन करते हैं, वस्तु और सेवा। किसी देश में एक साल के दौरान बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत जीडीपी कहलाती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह टर्म उत्पादन से जुड़ा है। मान लीजिए किसी देश में सिर्फ दो काम हो रहे हैं, गन्ना उगाना और उसका गुड़ बनाना, तो इसमें गन्ना उगाना वस्तु का उत्पादन है और गुड़ बनाना सेवा का उत्पादन। माना है कि गन्ना का दाम 25 रुपए प्रति किलो और एक गुड़ बनाने का चार्ज 5 रुपए है। अब अगर एक साल में 1000 किलो गन्ना उगता है तो 10,000 गुड़ बनाई जाती है, तो उस साल देश की जीडीपी तकरीबन 75,000 होगी। इसी तरह भारत में तैयार सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस की कुल मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी होगी। इससे देश की इकोनॉमी का हाल आका जाता है। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट यानी विकास को भी जीडीपी से मापा जाता है। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश की तरक्की भी होगी। अगर किसी एक साल भारत की जीडीपी 100 करोड़ है, अगले साल या 110 करोड़ हो जाए तो जीडीपी में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, यानी 10% ग्रोथ। आम भाषा में इस प्रतिशत को ही विकास दर कहते हैं। असल में विकास दर जीडीपी के बढ़ने की दर है। फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल मोटे तौर पे बजट के 3 हिस्से होते हैं, बजट भाषण, फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री लोकसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है। इसके बाद संसद में 2 बिल पेश किए जाते हैं, फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक में सरकार अपनी जमा का हिसाब बताती है और साथ ही जमा का मुख्य जरिया यानी टैक्स में सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, इसके बारे में भी बताती है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक में सरकार अपने खर्च का हिसाब किताब पेश करती है। इस बिल के लोकसभा से पास होने के बाद सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ये दोनों बिल भारत की संचित निधि से जुड़े होने के कारण मनी बिल कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में इस पर सिर्फ बहस होती है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो सरकार मोटे तौर पे 2 जरियों से पैसा जमा करती है। पहला है टैक्स, दूसरा है कर्ज। कर्ज को हटा दे तो जो रकम सरकार के पास बचती है उसे सरकार की आमदनी कहा जा सकता है। आमतौर पर सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा होता है। इस अंतर को ही फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। दुनिया में ज्यादातर सरकारें खर्च की भरपाई कर्ज लेकर करती हैं। इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। सरकार को टैक्स आदि से मिलने वाला पैसा अगर मान लीजिए 7,500 रुपए है, तो सरकार का खर्च हो रहा है 10,000 रुपए, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, राजकोषीय घाटा कितना होगा? तो इसका सीधा जवाब है 2,500 रुपए। खर्च की भरपाई के लिए कर्ज लिया जाएगा 2,500 रुपए। फिस्कल डेफिसिट सरकार की माली हालत बताने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसको काबू में रखने के लिए साल 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट भी बनाया गया। इसमें तय किया गया कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को देश की जीडीपी से 3% से ज्यादा नहीं होने देगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में सरकार का अनुमान था कि फिस्कल डेफिसिट इस साल जीडीपी का 4.9% रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा मतलब है मनी फ्लो को कंट्रोल करना। इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहले परिदृश्य में अगर सरकार एक साथ करोड़ों रुपए के नोट छापकर आम लोगों के खाते में डाल दे तो क्या होगा? लोग रुपए निकालकर बाजार में उमड़ पड़ेंगे और कोई खाने पीने और बेसिक सामान खरीदेगा तो कोई एसी लग्जरी कार मांगेगा। कुछ ही दिनों में बाजार का सारा माल खत्म होने लगेगा, लेकिन लोगों के पास रुपए बने रहेंगे। अब ज्यादा दाम लगाकर माल खरीदने की होड़ शुरू होगी।
कुछ ही देर में बाजार का सारा माल खत्म हो जाएगा और नोट रद्दी में बदल जाएंगे। दूसरा परिदृश्य है, देश में नोटों की सप्लाई कम ना भी हो, लेकिन युद्ध और आपदा जैसी किसी भी वजह से माल बनना कम हो जाए। ऐसे में सप्लाई कम होने से महंगाई बढ़ जाएगी, यानी रुपए की कीमत घट जाएगी। ऐसे हालातों में बचने के लिए देश में मनी फ्लो या रुपए की उपलब्धता को हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है। उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकों का बैंक कहलाता है। रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को ब्याज पर उधार देता है। इसके 3 तरीके हैं। आरबीआई का बाकी बैंकों को दिए जाने वाला उधार पर ब्याज दर रेपो रेट कहलाता है। रेपो को कम या ज्यादा करना उसके एक पॉलिसी में फिक्स होता है। बैंकों के पास कुल जमा का एक हिस्सा कैश में रखना होता है। कैश की मात्रा कम या ज्यादा करना यानी कैश रिजर्व रेशियो को कंट्रोल करना। बजट बाजार में सरकारी सिक्योरिटी बेचना या खरीदना होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। वैसे तो इसकी 2 बड़ी वजह होती है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड यानी जिस माल या काम की मांग कम हो उसके दाम कम, जिसकी मांग ज्यादा हो उसके दाम ज्यादा। जैसे गर्मियों में ज्यादा मांग के चलते एसी की कीमत बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। सप्लाई की बात करें तो जिस माल की सप्लाई ज्यादा होगी उसके दाम कम, और सप्लाई कम होगी तो दाम ज्यादा होगा। जैसे बरसात में सड़कें खराब होने और सड़ने से सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई के बढ़ने या कम होने की वजह मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। आरबीआई से लोन लेकर बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। ऐसे में अगर आरबीआई अचानक रेपो रेट यानी अपनी ब्याज दर को कम कर दे तो बाकी बैंकों के पास सस्ता कर्ज होगा। वे भी ब्याज कम दर पर देंगे या ज्यादा लोन देना शुरू कर देंगे। इस तरह बाजार में अचानक रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी। बाजार में इससे मांग बढ़ेगी और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। सरकार जरूरी चीजों के दाम के आधार हर तिमाही 2 तरह से महंगाई को नापती है। पहली रिटेल या खुदरा, दूसरी होलसेल या थोक। इसके लिए देश की अलग अलग मंडियों का सर्वे किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक आरबीआई को महंगाई दर 4% से 6% के बीच में रखना होता है। बजट एस्टीमेट की बात करें तो नए वित्त वर्ष के लिए कहां से पैसा आएगा और कहां खर्च होगा, बजट में इसका अनुमान लगाया जाता है, जिसे बजट एस्टीमेट कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट एस्टीमेट पेश करेंगी। रिवाइज्ड एस्टीमेट पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने बजट में पैसा आने और खर्च करने का जो अनुमान लगाया था उसका फिर से आकलन किया जाता है। इसे रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। रिवाइज एस्टीमेट यानी चालू वित्त वर्ष के आधे समय तक कितना बजट खर्च हो गया है और बाकी वित्त वर्ष में कितना बजट खर्च होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट बताएंगी। एक्चुअल का मतलब होता है बजट में सरकार 2 वित्त वर्ष के पहले के अपने जमा और खर्च के सटीक आंकड़े भी पेश करती है। इसी को एक्चुअल कहा जाता है। जब एक वित्त वर्ष पूरा हो जाता है तो सरकार वास्तविक खर्च का आकलन करती है। इसे बजट में वित्त मंत्री 2023-24 के लिए एक्चुअल बताएंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित चंद्रा, एडीजी है डोमेस्टिक फंडिंग ऑफ फॉरेन ट्रेनिंग के, दिनेश देसवाल हैं चार्टेड अकाउंटेंट और उमेश चंद्र यादव हैं अर्थशास्त्री। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर अमित चंद्रा, हमारे व्यूअर को बताइए कि ये देश के लिए अच्छा बजट क्या मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को सादर अभिनंदन जी। मैं बजट में, एक तो बजट हमेशा देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, प्लानिंग होता है देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। लेकिन मैं आज केवल अपने एक्सटर्नल ट्रेड पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ।
मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं कि बजट में जब जो फॉरेन ट्रेड है उस पर किस तरीके से आना चाहिए, ताकि हमने जो सपने देखे हैं 2047 में, हमने जीडीपी को 32.8 ट्रिलियन बढ़ाने का, जो करेंटली 3.2 ट्रिलियन है, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को 0.4 से 6.7 ट्रिलियन ले जाने की बात कर रहे हैं, सर्विसेज को 1.5 ट्रिलियन से 16.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और देश के हर लोगों का पर कैपिटा इनकम जो आज यूएस डॉलर में 2268 है, उसको जब हम 20,000 की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को 0.77 ट्रिलियन से 7.9 ट्रिलियन की हमने जो सपना देखी है 2047 में, तो उसमें ये बजट बड़ा अहम पहलू है। डॉक्टर अमित चंद्रा, आपसे सरल शब्दों में जानना चाहेंगे कि जो आप बातें कर रहे हैं आम आदमी के जीवन पे वह कैसे सीधा प्रभाव डालेगी? जी जी, आम आदमी को एक भारतवर्ष की जो कल्पना है सुचित सुरक्षित की, उसमें आम आदमी के लिए जब एक्सटर्नल ट्रेड हमारा बढ़ेगा तो एक्सटर्नल ट्रेड से एक तो कॉम्पिटिटिवनेस देश में बढ़ेगा। जो चीज उपभोक्ता आज जो कई चीजों में, जैसे मारुति के आने के बाद गाड़ियों का प्रीमियर और एम्बेसडर से ऊपर लेवल हो गया और कंज्यूमर्स को एक अच्छी चीज मिलने लग गई। दूसरा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के कारण दाम कम हो जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो चाहे वो ट्रेड में हो, और बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी। आपसे भी वही सवाल, अच्छे बजट का क्या मायने होता है एक आम आदमी के लिए, सरल भाषा में समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम अच्छे बजट को समझें तो सीधी सी बात यह है कि एक आम आदमी को उसकी जरूरतें पूरे होने के लिए उत्पादन और पूर्ति, ये दोनों चीजें अगर उसके सामने आ जाती हैं और उसकी पहुंच में होती हैं, सबसे अच्छे बजट की स्थिति ये होती है। अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं आसानी से, जिनके लिए किसी पे निर्भर न रहना पड़े, और व्यक्ति की अपनी जो इनकम है उस इनकम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, और बजट में इस तरीके के प्राविधान होते हैं, निश्चित रूप से वो बजट बहुत अच्छा होता है। उसमें उसके उन्नति का भी असर दिखना चाहिए। असल में क्या होता है, जब जीडीपी की हम बात करते हैं प्रोफेसर उमेश, तो आपको बताऊं कि उसमें केवल प्रोडक्शन और सर्विस की बात की जाती है। लगता है कहीं न कहीं मानवीय पहलू छूटता है, जिसके लिए आलोचना भी होती है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी, कि जब व्यक्ति की इनकम अपने कंजम्पशन से अधिक होती है, वो अधिक मांग कर सकता है, और अधिक मांग करने पे अधिक प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन का एक जो कंजम्पशन होता है, ये जो एक चक्र चलता है, इस चक्र के आधार पर विकास की स्थिति आती है। यदि आप किसी व्यक्ति की इनकम को पूरी तरीके से कंजम्पशन में कर लें, उसके पास बचत नहीं रहती है, फिर वो आगे की ओर बढ़ने में थोड़ा सा हिचकता है। हमारे साथ हो क्या रहा है, अगर हम पिछले वर्षों से देखें तो जो अर्थव्यवस्था चल रही है, और इस अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर आम आदमी की बचत जो है वो खत्म हो रही है, बचत नहीं कर पा रहा है, चाहे हम इसको महंगाई की तरफ ले जाएं, चाहे हम बेहद अहम बात कर रहे हैं प्रोफेसर उमेश जी। यही बात है जो आम आदमी जानना चाहता है, सुनना चाहता है कि उसको निजात मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। ये अगर इस बजट में, जैसे पिछले कई बजटों को मैं देख रहा हूँ, आम आदमी देख रहा है, कहीं पर भी उसको राहत नहीं मिलती है। नहीं, मुझे इसमें प्रोफेसर उमेश जी दो ऐतराज है। कहा जा रहा है कि गरीबों का सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। जो गरीबी रेखा से नीचे तबका है उसको, अभी जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया कि 25 करोड़ लोग ऊपर हो गए, लेकिन मध्यम वर्ग पूरी तरीके से गायब है, जिसकी चुनाव में भी नाराजगी दिखती है। हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट दिनेश देसवाल जी हैं। दिनेश देसवाल जी, आर्थिक सर्वेक्षण में 10 बड़ी बातें हमने बता दी, आप इस आर्थिक सर्वेक्षण को कितनी अहमियत देते हैं देश के एक नागरिक के नाते? जी, एपीएन न्यूज को
अवसर देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है, जो हमारी एक, जैसे अभी यादव सर भी बात कर रहे थे और आपने भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे, और काफी अच्छे से इसकी डिटेल में पेश किया सर कि कैसे कैसे एक आधार से समझाते हुए। सर इसमें जो चैलेंज है, जो अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। यदि महंगाई ग्रोथ से कम है तो हमारा विकास है एक्चुअल टर्म्स में, और यदि महंगाई ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन है, जो ज्यादातर आम जनता, जो बीच के लोग हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें उन्होंने बताया कि जो इन्फ्लेशन रेट है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, वो 5.4 से कम हो गए 4.9 हो गई, 4.9 हो गई जी। ठीक है सर। और हमारा जीडीपी रेट का बताया 6.3 से 6.8 होने की संभावना है। तो यदि मैं निचले लेवल पे लगाऊं तो 5% मेरी इन्फ्लेशन रेट और 6.3, वो तो 1.4% का डिफरेंस है, जो मेरी ग्रोथ को दर्शाती है कि यदि जो मेरी इनकम है उसको महंगाई खाएगी तो भी मैं 1.4% मतलब 1.5% ज्यादा से ग्रोथ कर पाऊंगा। मतलब मेरी एक्चुअल सेविंग जो है वो 1.4% ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें बजट में अच्छे कदम उठाते हुए इन्फ्लेशन रेट को और कम करे और जीडीपी रेट और भी बढ़े, क्योंकि ये मार्जिन भी बहुत कम है। एटलीस्ट 2.5% से कम ग्रोथ होनी चाहिए किसी भी सेविंग की। कहा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट की परछाई होती है। आज के आर्थिक सर्वेक्षण से बजट में क्या उम्मीदें आप करते हैं दिनेश जी? एक्चुअली आज के जो मैं वही बता रहा था, जो डिफरेंस हमारा 1.4 है, मैं बजट से एक्सपेक्ट करता हूं कि बजट में कुछ इस तरह की चीजें आई जिससे ये जो 1.4 का जो मेरा एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये 1.4 से बढ़ के 2.4 हो। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सुधारात्मक कदम उठाए जाएं जिससे एक आम आदमी की, एक एवरेज मैन की इनकम बढ़े, जिससे जीडीपी रेट भी बेहद अहम बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ सुधार वाले कदम उठाने चाहिए। सुधार वाले कदम क्या होंगे दिनेश जी? हाँ ये सर, एक्चुअली एक तो जैसे मान लो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में, जो रेवेन्यू की लीकेज है वो कम हो और जीएसटी के रेट्स कम हो, इनकम टैक्स के स्लैब कम हो, क्योंकि लीकेज से रेवेन्यू बढ़ाना और जहाँ पे जो लीकेज है उसके को रोकना ताकि एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को अच्छा लगे, उसके टैक्स रेट कम हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के रेवेन्यू को बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा कदम होगा जिससे हर एक देश के नागरिक की इनकम बढ़ेगी और देश के नागरिक की इनकम बढ़ने से देश की इनकम बढ़े तो ज्यादा अच्छा है, ना कि टैक्स की कलेक्शन से इनकम बढ़े। प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में कौन सा वर्ग है? उच्चतम वर्ग है कि मध्यम वर्ग है कि निम्न मध्यम वर्ग है कि निम्न वर्ग है? प्रोफेसर उमेश। मैं इन वर्गों को अगर दूसरे तरीके से देखूं जी, अगर हमारा आय का वितरण समान हो जाए, सभी वर्गों को उसका लाभ मिल जाएगा। आय का वितरण असमान होने की वजह से ये जो हमारे वर्ग हैं ये वर्ग बढ़ते हैं। ये वेग स्टेटमेंट है प्रोफेसर उमेश जी कि समान हो जाए, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करिए हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। समान के लिए जैसे कि हमारे देश की हम जो मैक्सिमम अर्थव्यवस्था की जो अगर आय की तरफ हम चले तो एक छोटा सा थोड़ा सा वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक इनकम है, और उसके बाद जो नीचे की आय का वितरण, आय जो है वो एक छोटा सा वर्ग है 10% से और नीचे का है जिसके पास बहुत अधिक आमदनी है जिसकी, और उससे जब नीचे की ओर चलते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। यही पैमाना सरकार भी इसी पसोपेश में है कि वो कम ज्यादा क्या है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, लाख है, 1000 है, 50,000 है, 20,000 है, 5,000 है, क्या आंकड़ा है प्रोफेसर उमेश? आंकड़ों को हम एक चीज से देख सकते हैं कि अगर हम पर कैपिटा इनकम को लें तो पर कैपिटा इनकम हमारी टोटल इनकम से निकाल दी जाती है, जबकि वास्तव में जो निचला वर्ग है उसकी उतनी इनकम नहीं होती है जी। आंकड़े ये करते हैं, हमारे आंकड़े हमको बहुत घुमाते हैं, आंकड़े हमको बराबर पे बिठा देते हैं। प्रोफेसर उमेश, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो आपको लगता है उतने में जीवन का गुजर बसर हो सकता है एक आम आदमी के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं तो कहता ही नहीं हूं। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, पर कैपिटा इनकम जो बताई जा रही है, क्या एक किसान की वो पर कैपिटा इनकम है? नहीं है। क्या एक आम आदमी जो मजदूरी करता है उसकी वो इनकम है? नहीं है। ये है असमान वितरण। तो इसीलिए दिनेश देशवाल जी एक बहुत
बड़ी बात कह रहे थे कि सुधार लाना चाहिए। आपके नजर में वो क्या सुधार हो सकते हैं, कैसे हालात बदलेंगे? जी बिल्कुल हालात बदलेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो की जा रही है कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है कि आप खाइए। वहां से उन्होंने कार्य को करना लगभग बहुत कम कर देते हैं या बंद कर देते। जब तक हर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास अपनी इनकम नहीं होगी, आप उस सुधार को नहीं ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता समाज के निचले पायदान पे खड़े आखिरी व्यक्ति की है, जिसका पेट भरा होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है और शायद समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो सरकार की इस पॉलिसी को पूरी तरीके से कंडेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है डॉक्टर उमेश, प्रोफेसर उमेश, कि सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हमारे तीनों मेहमानों का यही कहना है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलती रही एपीएन न्यूज के साथ।